गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल में हमारा 5वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं आपका 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय का यह आपका तीसरा क्लास है। ठीक है, पहले क्लास में मैंने आप सभी को प्राथमिक क्रियाएं को काफी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। इसके अलावा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं को मैंने समझाया था। फिर मैं आप सभी को भोजन संग्रह और आखेट के बारे में बताया था, जबकि दूसरे क्लास में मैंने आप सभी को पशुपालन और खनन के बारे में बताया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत कृषि के बारे में बतलाऊंगा। कृषि प्राथमिक क्रियाएं में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए आप सभी को भी कृषि को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम कृषि को काफी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कक्षा हो गया 12, विषय भूगोल, अध्याय 5, शीर्षक प्राथमिक क्रियाएं, 5वां अध्याय का तीसरा भाग यानी भाग 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज के पॉइंट को लेते हैं। आज का पॉइंट हमारा क्या है तो प्यारे बच्चों, कृषि है। ठीक है, कृषि। आखिर कृषि कहते किसे हैं? आपने कृषि करते हुए अपने आसपास तो देखा होगा, गांव में, ठीक है, या फिर शहरों में भी कृषि करते हुए देखा होगा, जहां खेत में लोग क्या करते हैं, फसल को लगाते हैं और अंतिम चरण में फसल को काटते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि फसल को लगाने से लेकर फसल को काटने तक, समझ गए, फसल को लगाने से लेकर फसल को काटने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को कृषि कहेंगे। समझ गए, फसल को लगाने से लेकर फसल को काटने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को कृषि कहेंगे। समझ गए। अब इस फसल के साथ साथ देखिए क्या होता है कि जब कोई लोग फसल को लगाता है या फसल को काटता है तो अपने साथ पशुओं को भी लेकर के जाता है। कोई बकरी लेकर के जाता है, कोई गाय लेकर के जाता है, तो बकरी चरते रहता है, गाय चरते रहता है, आपने देखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कृषि के दरमियान बहुत सारे अन्य सहायक क्रिया भी होते हैं, जैसे गाय चराना, ठीक है, बकरी चराना। अर्थात हम कह सकते हैं पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं तो प्यारे बच्चों, कृषि के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद फूलों को लगाना, ठीक है, जो हम फूल जो लगाते हैं, फूलों को भी लगाना, ये भी एक प्रकार का आपका कृषि है। पशुपालन ये भी आपका एक प्रकार का कृषि है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कृषि को समझने में तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे आखिर दुनिया भर में जो पूरा का पूरा जो हमारा दुनिया है, ठीक है, इस दुनिया भर में कितने प्रकार का कृषि आपको किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया भर में कुल मिलाकर के 11 प्रकार का कृषि किया जाता है। कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। आज मैं 11 प्रकार को काफी बारीकी से बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बता दूंगा कि गहन कृषि क्या है, निर्वाह कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है, सामूहिक कृषि क्या है, सहकारी कृषि क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा 11 के बारे में। उसके बाद जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे रोपण, निर्वाह, एकदम फुल्ली डिटेल से मैं आप सभी को बताऊंगा। यकीनन आपका एक भी वस्तुनिष्ठ आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप कहिएगा ये तो कितना बिहार बोर्ड इजी क्वेश्चन पूछ दिया है, आंख मूंद करके आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं खोला है तो कॉपी पेन सबसे पहले खोल लो। ठीक है, और कृषि के बारे में यदि लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लो। चलिए, यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए
बहुत सारे कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, चूँकि आर्ट्स ज़्यादातर कमज़ोर बच्चे भी लेते हैं, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ डेफिनेशन, ताकि उस बच्चे को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, फसल उत्पादन, फसल उत्पादन से लेकर फसल कटाई तक की संपूर्ण प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये तो मेरा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और हम दे देते, कृषि के साथ साथ इसके सहायक क्रिया भी कृषि कहलाती है। ठीक है, कृषि के साथ साथ इसके सहायक क्रिया भी कृषि कहलाती है। सहायक क्रिया भी कृषि कहलाती है। ठीक है, जैसे फसल को रोपना, यदि ब्रैकेट में मैं आपको लिख देता हूं बगल में क्या क्या आपको आएगा कृषि के अंतर्गत। कृषि के अंतर्गत आपको आ जाएगा फसल को रोपना, कृषि हो गया। फसल को काटना, ये भी आपका कृषि हो गया। पशुपालन, पशुपालन ये भी आपका कृषि हो गया। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन ये भी आपका कृषि के ही अंतर्गत आता है। फूल लगाना, ठीक है, फूल लगाना यानी फूल, ये भी आपका कृषि के अंतर्गत आ गया। यानी ये जो आप जितना भी देख रहे हैं ये सारा का सारा पार्ट किसके अंतर्गत आएगा? कृषि के ही अंतर्गत आपको आएगा। तो यहां से तो प्यारे बच्चों आप सभी को कृषि को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि दुनिया भर में जो आपका कृषि है उस कृषि को हम लोग देखेंगे। तो विश्व की प्रमुख कृषि प्रणाली, पॉइंट आप सभी को बनाइएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसे मैं मिटा देता हूं और मिटा करके ऊपर से मैं आपको लिखता हूं, ताकि जो भी प्रणाली है जैसे गहन कृषि, निर्वाह कृषि, उसको एक लाइन में मैं आपको लिख दूंगा, जिससे आप नोट कर लीजिएगा। तो जब भी कभी आप भूल जाएं उसको बस एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट आप है ना ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, विश्व की प्रमुख कृषि प्रणाली, ठीक है, विश्व की प्रमुख कृषि प्रणालियां। अब दुनिया भर में जितना भी प्यारे बच्चों कृषि का प्रणाली है उनको हम लोग देखेंगे। मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में कितना प्रणाली है, तो 11 प्रणाली। कितना प्रणाली? 11। अर्थात हम लोग 11 प्रकार के कृषि को देखेंगे। कितने प्रकार के कृषि को? 11 प्रकार के। तो 11 प्रकार में बहुत सारे प्रणाली MVVI होगा, उसको एकदम फुल्ली डिटेल से पढ़ेंगे। कोई छोटा छोटा पॉइंट होगा तो उसको हम समझा करके आपको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो प्रणाली निकल करके आता है
निर्वाह कृषि, पहला प्रणाली। प्यारे बच्चों देखिए, निर्वाह कृषि कौन सा कृषि होगा? तो जीवन जीने के लिए जो कृषि किया जाए, ठीक है, जीवन जीने के लिए जो कृषि किया जाए उस कृषि को हम लोग निर्वाह कृषि कहेंगे। निर्वाह का मतलब ही स्पष्ट होता है, भरण पोषण करने के लिए, यानी खुद का पेट पालने के लिए। खुद का पेट पालने के लिए जो भी कृषि करेगा उस कृषि को निर्वाह कृषि कहा जाएगा। इससे पहले मैंने आपको समझाया था जीवन निर्वाह किस प्रकार आदि मानव आपको किया करते थे, प्राचीन मानव किया करते थे। जीवन निर्वाह यानी जीवन जीने के लिए, तो कृषि निर्वाह निर्वाह कृषि, निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए जो कृषि किया जाएगा निर्वाह कृषि कहलाएगा, ठीक है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा निर्वाह कृषि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। आप भी लिख लीजिए, ब्लू से मैं आपको लिख देता हूं। जीवन जीने के लिए जो कृषि किया जाता है निर्वाह कृषि कहलाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जीवन जीने के लिए जो कृषि किया जाता है निर्वाह कृषि कहलाता है। समझ गए? समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार का। ये तो आपका पहला प्रकार हो गया, ठीक है, यानी पहला प्रमुख कृषि हो गया। दूसरा जो आपको निकल करके आता है प्यारे बच्चों, आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसको नहीं भी लिखाएंगे, अपने आप आप लोग समझ जाइएगा। आदि कालीन निर्वाह कृषि। देखिए, निर्वाह कृषि को तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ रहे हैं कि हमारा निर्वाह कृषि क्या होता है, यानी जीवन जीने के लिए जो कृषि को किया जाएगा निर्वाह कृषि कहलाएगा, ठीक है। इस निर्वाह कृषि में हमारा आदिकालीन जुड़ गया, अर्थात जो प्राचीन काल से चले आ रहा है, यानी एक ऐसा पद्धति, कृषि करने का एक ऐसा पद्धति जो प्राचीन काल से यानी आदि काल से चला आ रहा है, वही कृषि आदिकालीन निर्वाह कृषि आपको कहलाएगा, ठीक है। आदिकालीन निर्वाह कृषि आपको कहलाएगा। इसको समझ गए, इतना ही काफी है, ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे। काफी इजी है, उतना एग्जाम में नहीं आता है, समझ लीजिए, बात खत्म है। इसलिए अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, तीसरा जो पॉइंट आपका निकल करके आता है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। इसमें भी प्यारे बच्चों देखिए स्पष्ट हो रहा है, यह भी एक प्रकार का गहन, यह भी एक प्रकार का निर्वाह कृषि है, अर्थात जीवन जीने के लिए, यह भी तो जीवन जीने के लिए करेगा, लेकिन यह जो कृषि करेगा वह काफी गहराई से करेगा। कैसे करेगा? तो प्यारे बच्चों काफी गहराई से करेगा, गहराई से करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया गहन। क्या नाम पड़ गया? गहन नाम पड़ गया। अब आप कहिएगा कि सर ये काफी गहराई से क्यों करेगा? तो इसका जवाब है कि गहन कृषि जहां होता है उस क्षेत्र का जनसंख्या काफी अधिक होता है। जनसंख्या अधिक होती है, अर्थात जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है,
समझ गए? जिस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है उस क्षेत्र में गहन कृषि होता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो लोगों को भूभाग कम मिलेगा, यानी भूमि कम मिलेगा। अब कम भूमि मिलेगा तो लोग बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। छोटे भूभाग पर कौन बड़ा बड़ा मशीन लेकर के आएगा? नहीं लेकर के आएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं? अपने परिश्रम से यानी मेहनत से कृषि करते हैं। समझ गए? गहन कृषि में दिक्कत यही है कि लोग अपने मेहनत से कृषि करते हैं। अब मेहनत से कृषि क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास जमीन काफी कम होती है। जमीन कम क्यों होती है? क्योंकि इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होता है। अब छोटा भूभाग है, इसलिए लोग मेहनतों से क्या करते हैं? तो कृषि करते हैं। गहन कृषि में पति पत्नी तो कृषि करता ही करता है, यदि उसका बेटा बेटी है तो वो भी बेचारा लगल रहता है। ठीक है? तो गहन कृषि को समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसी का एक और आता है विस्तृत कृषि। ठीक है? एक तो गहन का सीधे मतलब जनसंख्या अधिक। जनसंख्या अधिक होगा तो मेहनत से कृषि करेगा, क्योंकि भूभाग कम होगा, मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाएगा, बड़े बड़े मशीन का। विस्तृत कृषि में क्या होगा? विस्तृत कृषि वहां होती है जहां जनसंख्या काफी कम होता है। जनसंख्या काफी कम है, लोगों के पास देखिए बड़ा सा भूभाग है, बड़ा सा क्या है? भूभाग है। अब इस भूभाग पर लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग करते हैं और मशीनों के माध्यम से खेती करते हैं, जिस कारण लोगों का मेहनत काफी बच जाता है। यानी मेहनत के स्थान पर मशीन कोई लगा देते हैं, जिस कारण लोगों का मेहनत आपको बच जाता है। ठीक है? तो गहन कृषि को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बारीकी से बता रहा हूं, फिर मैं एकदम फुल्ली डिटेल से बताऊंगा। समझ गए? निर्वाह कृषि को भी फुल्ली डिटेल से एकदम बताऊंगा, क्योंकि विश्व की प्रमुख जो कृषि प्रणाली है 11, अभी 11 को हम लोग लाइटली समझेंगे क्या होता है, क्योंकि जो भी मैं कृषि बताऊंगा सारा का सारा वर्ड आएगा निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन कृषि। अब मैं बोलूंगा आप समझ ही नहीं पाइएगा तो क्या फायदा पड़ा करके, है कि नहीं? तो इसलिए हमारा तीसरा गहन कृषि हो गया। अब हम देखेंगे चौथे कृषि पर हम लोग आते हैं, एक लाइन से एकदम, ताकि सभी बच्चे समझ पाए। ठीक है? रोपण कृषि। रोपण कृषि का अर्थ ही स्पष्ट है, छोटे छोटे पौधों को जब रोप करके कृषि किया जाता है वही रोपण कृषि आपको कहलाता है। रोपण कृषि। ठीक है? लाइटली हमको क्या समझना है? छोटे छोटे पौधों को रोप करके जो कृषि किया जाएगा रोपण कृषि कहलाएगा। यह रोपण कृषि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा MVBI है। ठीक है? MVBI है। आगे मैं इसे विस्तृत आपको काफी अच्छे से बताऊंगा, बस इसका मतलब समझ जाइए कि छोटे छोटे पौधों को रोप करके जो कृषि किया जाएगा रोपण कृषि आपको कहलाएगा। ठीक है? उसके बाद पांचवा आ जाता है विस्तृत कृषि। ठीक है? पांचवा, जगह नहीं है यहां पर, मैं 5 में लिख देता हूं। पांचवा विस्तृत कृषि। अभी ही मैंने आपको बताया विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि क्या होगा? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है? विस्तृत मतलब जनसंख्या कम होगा, बड़ा भूभाग होगा, बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग होगा और इसका मकसद होगा वाणिज्य यानी व्यापार। क्या तो प्यारे बच्चों? व्यापार। सभी अनाजों को बेचा जाएगा। ठीक है? इसलिए व्यापार की दृष्टि से जब कोई कृषि किया जाएगा बड़े से भूभाग पे जहां का जनसंख्या कम रहता है, बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसी कृषि को हम लोग विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहेंगे। समझ गए?
छठा आपका चले आता है मिश्रित कृषि। ठीक है, छठा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि कृषि के साथ साथ जब हम पशुपालन भी करेंगे, ठीक है, कृषि के साथ साथ जब हम पशुपालन भी करेंगे तब जाकर के वह मिश्रित कृषि कहलाएगा। ठीक है, सातवां में आपको चले आता है डेयरी कृषि। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 7 डेयरी कृषि। डेयरी कृषि के में क्या होगा कि पशुओं को पाला जाएगा, जैसे गाय को भैंस को पाला जाएगा और उसके दूधों को बेचा जाएगा। यानी गाय भैंस को पाल करके दूध निकाल कर दूध बेचना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेयरी कृषि। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें क्या किया जाता है, तो पशुओं को आपको पाला जाता है। ठीक है, एक तो मैंने गाय का एग्जाम्पल दिया, डेयरी में खास करके पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, पशुओं को पाल करके, जैसे गाय को ही पाला, दूध निकाल करके बेचा गया, तो आप लोग देखिएगा कि वो आपको डेयरी फार्म आपको कहलाता है। अपने आसपास आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद 8वां आपको चले आता है भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, 8वां चले आता है भूमध्य सागरीय कृषि। अब ये भूमध्य सागरीय कृषि क्या होता है, वह कृषि जो भूमध्य सागर के आसपास किया जाता हो। ठीक है, वह कृषि जो भूमध्य सागर के आसपास किया जाता हो, भूमध्य सागरीय कृषि आपको कहलाएगा। समझ गए। नेक्स्ट है उद्यान कृषि। ठीक है, उद्यान कृषि। उद्यान कृषि के अंतर्गत एक ही प्रकार के पौधों को लगा करके कृषि करना। ठीक है, एक ही प्रकार के पौधों को लगा करके कृषि करना उद्यान कृषि कहलाता है। जैसे चाय तो एक ही प्रकार का, देखिएगा चाय लगा हुआ है तो पूरे चाय ही लगा हुआ है। ठीक है, तो एक ही प्रकार के पौधों को लगा करके, अब चाय का पौधा आता है, चाय का पेड़ आता है, चाय का पेड़ आपको नहीं आता, पौधा आता है, काफी इतना साइज का रहेगा, मेरे साइज इतना का रहेगा। ठीक है, पौधा, तो पौधों को एक ही प्रकार के पौधों को लगा करके कृषि करना है, उद्यान कृषि आपको कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 10 में आपको यहां पर लिख देता हूं 10 है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, तो देखिए मिलजुल करके कृषि करना ही सहकारी कृषि कहलाता है। ठीक है, मिलजुल करके कृषि करना ही सहकारी कृषि कहलाता है। 11 में आपको चले आता है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि, प्यारे बच्चों, ये जो सामूहिक कृषि है, यह कृषि ज्यादातर सोवियत संघ में देखा गया था, जो आज का रूस है। ठीक है, तो सोवियत संघ में आपको सामूहिक कृषि किया जाता था, यानी एक ही सभी समूह के लोग एक बार ही कृषि करते थे। तो सामूहिक रूप से कृषि करना ही सामूहिक कृषि आपको कहलाता है। यह कृषि खास करके सोवियत संघ में आपको देखा गया, जो आज वर्तमान समय में रूस के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था कि सोवियत संघ 1991 में टूट गया था और टूटने के बाद रूस आपको बना था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों देखिए, विश्व की प्रमुख कृषि प्रणाली कितना है, 11 में कौन कौन, निर्वाह कृषि एकदम अच्छे से पढ़ना है, आदिकालीन उतने अच्छे से नहीं पढ़ना है, गहन कृषि अच्छे से पढ़ना है, रोपण कृषि चौथा, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सभी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में हालांकि नहीं आता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ में आपको आता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो पहला निर्वाह कृषि, दूसरा आदिकालीन निर्वाह कृषि, तीसरा गहन निर्वाह कृषि, चौथा रोपण कृषि, पांचवा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है, छठा मिश्रित कृषि, सातवां डेयरी कृषि, आठवां भूमध्य सागरीय कृषि, नौवां धान कृषि, 10वां सहकारी कृषि, 11वां सामूहिक कृषि। तो कुल मिलाकर के 11 कृषि का नाम मैंने आप सभी को बता दिया। 11 कृषि को भी लाइटली समझा दिया, इसलिए अब हम डीपली समझेंगे निर्वाह कृषि को। किसको समझेंगे? निर्वाह कृषि को। ठीक है, क्या कि निर्वाह कृषि क्या होता है, निर्वाह कृषि का प्रकार क्या होता है, इन सभी चीजों को हमको देखेंगे। और निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में आपको प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, सभी कोई बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट। चलिए, निर्वाह कृषि, पहला आपका हो गया निर्वाह कृषि, अर्थात जीवन जीने के लिए जो कृषि को किया जाएगा निर्वाह कृषि कहलाएगा। जीवन जीने के लिए जिस कृषि को किया जाएगा निर्वाह कृषि कहलाएगा। इस निर्वाह कृषि में संपूर्ण परिवार बेचारा लगा रहता है। माँ भी लगी हुई है, पिता भी लगे हुए हैं, बेटा भी लगा हुआ है, बेटी भी लगी हुई है। यानी परिवार का सभी सदस्य इस कृषि में लगा रहता है और सभी के मेहनत से ही यह कृषि आपको हो पाती है। ठीक है, निर्वाह कृषि जो होता है, यही निर्वाह कृषि प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है। निर्वाह कृषि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो प्रकार हो जाता है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा प्रकार इसका हो जाता है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो निर्वाह कृषि सबसे पहले मैं आपको यहां पर डील कर देता हूं कि आखिर निर्वाह कृषि क्या होता है। ठीक है, यदि लिखना चाहते हैं, इस प्रकार की कृषि में इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार की कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग किया जाता है। यानी कि निर्वाह कृषि में जो भी कृषि किया गया उसका उत्पादन, जो भी उत्पादन हुआ है, खुद ही व्यक्ति क्या कर लेता? उपभोग कर लेता या लगभग में उपभोग कर लेता है। यानी कुछ हल्का बेच दिया, लेकिन ज्यादातर केस में खुद ही क्या कर लेता है? तो उपभोग कर लेता है। गेहूं उगाया, खुद ही खा लिया, सब्जी उगाया, खुद ही खा लिया, इस प्रकार से उसका जीवन आपको चलता है। यानी लगभग में खा लिया, 100 उगाया तो 90 किलो खा लिया, मुश्किल से 10-20 किलो आपको बेचता है। ठीक है,
क्योंकि जीवन निर्वाह का है, यानी जीवन जीने के लिए आपको कर रहा है, बेचने के लिए उतना थोड़ी कर रहा है। अब ये जो जीवन निर्वाह जो कृषि है प्यारे बच्चों, यही आपका 2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है? प्रकार यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, प्रकार। इसका जो प्रकार पहला जो निकल करके आता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन से स्पष्ट है कि जो प्राचीन काल से जो पद्धति चला आ रहा है, उस प्रकार से जो कृषि किया जा रहा है, वही कृषि आदिकालीन निर्वाह कृषि आपको कहलाता है। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। दूसरा जो इसका प्रकार है, दूसरा प्रकार आपके लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा इसका प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया कि ये जो दूसरा प्रकार है गहन निर्वाह कृषि, यह गहन निर्वाह कृषि दूसरा किसका प्रकार है? तो निर्वाह कृषि का। गहन का मतलब आ गया कि भूमि कम है। भूमि कम कैसे है? क्योंकि जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों को भूभाग कम मिलता है। कम मिलने के परिणाम स्वरूप उस भूमि पर जब वो कृषि करेगा तो गहन कृषि कहलाएगा, यानी गहन निर्वाह कृषि कहलाएगा। गहन इसलिए कहलाएगा कि कम भूमि या बड़ा गहराई से बेचारा कृषि कर रहा है, बड़ा मेहनत से कर रहा है, क्योंकि छोटे भूभाग पर बड़े बड़े मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। छोटे भूभाग पर बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। परिणाम यह निकल करके आता है, उसे गहन कृषि करना पड़ जाता है, यानी खुद के मेहनत पर कृषि करना पड़ जाता है। अब आप कहिएगा कि सर गहन निर्वाह कृषि कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, एशिया जो महादेश है, एशिया महादेश के उस क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि होता है जहां अत्यधिक वर्षा होती है। जहां क्या होती है? तो प्यारे बच्चों अत्यधिक वर्षा होती है, यानी मानसून ज्यादातर रहता है, यानी बरसात ज्यादा होती है। ठीक है, अब बरसात ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था जहां जल की उपलब्धता होगी लोग वहां रहना पसंद करेंगे। परिणाम यह निकल करके आता है कि मानसून वाले क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है, जिस कारण लोगों को छोटा छोटा टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा मिल जाता है। परिणाम निकल करके आता है, लोग गहन कृषि करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब गहन कृषि जो प्यारे बच्चों जो होता है, ठीक है, यह गहन कृषि भी 2 प्रकार का होता है। एक चावल प्रधान और दूसरा एक चावल रहित। यानी कि जहां देखिए मानसून के क्षेत्र में कहीं 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होता है, जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होता है तो वहां का मुख्य फसल चावल बन जाता है। क्या बन जाता है? चावल। और जहां 100 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वहां का मुख्य फसल चावल नहीं होता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जब तक बरसात नहीं होगी चावल का फसल अच्छा हो ही नहीं पाएगा। जब चावल का फसल अच्छा हो ही नहीं पाएगा तो लोग चावल उत्पन्न करेंगे, यानी चावल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इसलिए वह क्षेत्र चावल रहित क्षेत्र हो जाता है। अर्थात चावल छोड़ करके वहां कृषि की जाती है। जैसे अब चावल छोड़ करके किसका कृषि किया जा सकता है? जैसे गेहूं का, बाजरा का, मक्का का। समझ गए? चलिए, तो गहन कृषि भी यहां पर 2 प्रकार के प्यारे बच्चों निकलती है। सबसे पहले मैं गहन निर्वाह कृषि को मैं लिख देता हूं। ठीक है, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने देशों में, घने बसे देशों में की जाती है। जैसे हो गया भारत देश। कौन देश? भारत।
भारत के भी आसपास बहुत सारे देश है वो भी इस क्षेत्र में आते हैं। तो गहन कृषि, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया यानी कि जहां बरसात ज्यादा होता है, मानसून एशिया के घने बसे, यहाँ की जनसंख्या काफी घना है यानी ज्यादा लोग रहते हैं, घना मतलब क्या, ज्यादा लोग रहते हैं, घने बसे लोगों में की जाती है, जैसे भारत हो गया, वहां गहन कृषि किया जाता है यानी कि गहन निर्वाह कृषि आपको किया जाता है। अब ये जो गहन निर्वाह कृषि है प्यारे बच्चों, 2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है। चलिए यहां पर मेरा 2 प्रकार का हो गया। पहला प्रकार चावल प्रधान, मैंने बताया चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, पहला प्रकार, ठीक है। दूसरा होगा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि एक प्रकार हो गया, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि दूसरा प्रकार हो गया, ठीक है। चावल प्रधान गहन कृषि, चावल प्रधान, जाहिर सी बात है कि चावल प्रधान वह क्षेत्र होगा जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगा, वहां उस क्षेत्र का जो प्रधान कृषि होगा वह चावल होगा, ठीक है। चावल रहित, जाहिर सी बात है बेचारा चावल रहित यानी चावल का कृषि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस क्षेत्र में जो बरसात है वह 100 सेंटीमीटर से कम होगी, इसलिए चावल के बजाय या तो गेहूं लगाए, या तो मक्का लगाए, या तो बाजरा लगाए, या जो मन है सो लगाए, ठीक है। तो वह हो जाएगा चावल रहित। चावल रहित का मतलब समझ गए, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो पहले बच्चों यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब हम जानेंगे चावल प्रधान कृषि की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता होता है, यह भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में देखिए पूछा जाता है कि निर्वाह कृषि के प्रकार हैं, क्या कौन कौन प्रकार है? आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, ये दोनों प्रकार किसका हो गया? निर्वाह कृषि के। गहन निर्वाह कृषि के प्रकार है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। समझ गए कि नहीं समझे? अब हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलिए चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चावल रहित उतना इंपोर्टेंट यहां पर से मिटा करके पहले मैं इसको मैं डील कर देता हूं, ठीक है। चलिए चावल प्रधान निर्वाह कृषि डैश दे करके आप लोग लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट बना करके, ठीक है। सबसे जो आपका पहला पॉइंट निकल करके आएगा ब्लैक कलर से मैं लिख देता हूं क्योंकि ऊपर ब्लू है। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है, पहला विशेषता, एकदम सही बात है। प्रमुख इसमें प्रमुख फसल चावल होती है, किसमें? चावल प्रधान गहन कृषि में, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा इसमें हो जाएगा अधिक जनसंख्या के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, मैंने ये भी बता दिया। अधिक जनसंख्या के कारण खेतों, ठीक है, खेतों का आकार छोटा होता है, ठीक है। कृषि कार्य में पूरा परिवार लगा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़े बड़े मशीन का तो प्रयोग करते हैं नहीं, इसलिए कृषि कार्य में पूरा परिवार लगा
होता है। मानव श्रम अधिक होता है, और क्या हो जाएगा, मानव श्रम अधिक होता है। ठीक है, तो चावल प्रधान गहन कृषि निर्वाह के ये सारा विशेषता हो गया। क्या इसमें प्रमुख फसल चावल होता है, अधिक जनसंख्या होने के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि कार्य में पूरा परिवार लगा होता है, मानव श्रम अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा यंत्र का यहां प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि खेत का आकार काफी छोटा होता है। ठीक है, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा चावल रहित में। चावल रहित में इसमें मुख्य फसल चावल नहीं होता है, इसके बजाय वो गेहूं करेगा, गेहूं का फसल लगाएगा, मक्का लगाएगा। समझ गए। उसके बाद चावल रहित में क्या होगा, यहां बरसात कम होती होगी, यहां बरसात कम होती है। ठीक है, अब बरसात कहां होता है, जो कि पठारी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान का पठारी भाग हो गया, वहां ज्यादा बरसात नहीं होता है, इसलिए वहां का लोग बाजरा लगाता है। गंगा के आसपास के मैदानों में, वहां भी देखिएगा, सिंध और गंगा के पास के मैदानों में वहां वर्षा नहीं होता है, तो वहां भी वहां का प्रधान कृषि भी चावल आपको नहीं होता है। ठीक है, तो चावल रहित को तो समझाने में किसी भी प्रकार का प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आम भाषा में समझ जाइए कि चावल रहित में क्या होगा कि बारिश कम होगा। क्या होगा, बारिश कम होगा। परिणाम यहां निकल करके आएगा कि चावल बेचारा नहीं लगाएगा, चावल के बजाय गेहूं, धान, गेहूं जो लगा दे, गेहूं, मक्का उक्का इस प्रकार से लगा दे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को निर्वाह कृषि को बता दिया। ठीक है, निर्वाह कृषि को काफी अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को रोपण कृषि बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये जो अध्याय है पांचवा अध्याय का लेक्चर की क्लास यानी समझाने का काम मैं आपको कल ही समाप्त कर दूंगा, और कल ही प्रश्न उत्तर मैं आप सभी को करा दूंगा। आपका जो अंग्रेजी का क्लास है, अंग्रेजी का क्लास नहीं होगा। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ाना छोड़ रहा हूं, क्योंकि समय का अभाव आपका पड़ जाता है, बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। अंग्रेजी आप ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होगा कि कहीं आप ऑफलाइन ही जाकर के आप है ना पढ़ लें, क्योंकि आर्ट्स में वैसे भी बच्चों का अंग्रेजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, तो बाकी जो भी विषय हैं अंग्रेजी छोड़ करके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका विषय है मैं आपको सारे विषय आपको पढ़ाऊंगा, और सारा विषय मैं आपको टाइमली क्या करूंगा, तो टाइमली मैं आपको समाप्त कर दूंगा। मैंने आपको अक्टूबर बोला है, तो अक्टूबर के अंत तक ही मैं आपका सिलेबस को मैं आपको निश्चित तौर पर समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।